अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं सी लैंग्वेज के। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिमिलर क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम्स और क्विजेस में आते हैं, तो कोई एक क्वेश्चन भी आप मिस नहीं कीजिएगा, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, राइट अ सी प्रोग्राम that declares three variables a, b, c and assign the values 5, 7, 9 respectively। सही है। तो यहाँ तक का मतलब क्या हुआ कि हमें जो a, b, c तीन वेरिएबल्स बनाने हैं, उनको वैल्यूज देनी है। वैल्यूज क्या देनी है? जस्ट लाइक कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 और c की वैल्यू हो जाएगी 9। सही है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? एंड कैलकुलेट्स द सम ऑफ देम। फिर हमें सम कैलकुलेट करना है। मॉडिफाई द प्रोग्राम टू रीड द वैल्यूज ऑन कीबोर्ड। और फिर इसके बाद हमें वो सम डिस्प्ले भी करवाना है। तो चलिए अब इसका कोड देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमने यही किया कि सबसे पहले ना तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया है, ए, बी और सी। फिर इसके बाद हमने क्या किया, यूजर से ना ए, बी और सी की वैल्यूज पूछ ली है। और इसके बाद आप देख सकते हैं लाइन नंबर 15 पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया है इंट सम के नाम से। और इसके अंदर मैंने a प्लस बी प्लस सी जो तीनों जो वेरिएबल्स है ए बी सी, इनका सम में उसको स्टोर कर दिया। और फिर इसके बाद इन एंड लाइन नंबर 17 पे मैंने डिस्प्ले करवा दिया। सही है। तो पहले मैं आपको ये प्रोग्राम चला के दिखाया था। तो अब यहाँ पे मैं a की वैल्यू लेता हूँ 5, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 9। ओके, तो ये हमारे पास आ गया द सम ऑफ 5, 7 एंड 9 इज 21। लेकिन हमें सवाल में ना वैल्यूज दी हुई, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें ना यूजर से ही वैल्यू पूछे। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं पहले इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट ना मैं ना जहाँ मैं इसको है ना इंट ए लिख रहा हूँ ना, वहीं पर मैं इसकी वैल्यूज भी लिख देता हूँ कि ए की वैल्यू मुझे बताया 5 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 9 है। अब देखिए हमें यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सही है। जहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ नहीं हो ना, वहाँ हम यूजर से इसकी वैल्यू पूछेंगे ए बी सी की। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डायरेक्ट हमारे पास सम आ गया, द सम ऑफ 5, 7, 9 इज 21। सही है। यहाँ हमने यूजर से वैल्यू नहीं पूछी, हमने डायरेक्ट ऊपर ना इनिशियलाइज करते वक्त ही, हमने डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल्स को। तो अब चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। तो सेकंड सवाल हमारे पास है, राइट अ सी प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन स्वैप द वैल्यू टेकन फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द वेरिएबल्स। तो हमें बेसिकली करना क्या है, दो इंटीजर्स इनपुट लेनी है यूजर से। अब यहाँ पे देखिए हमें यूजर से इनपुट लेना है। अब हमें ना एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ना इनिशियलाइज नहीं कर सकते वेरिएबल को। अब हमें यहाँ पे पहले डिक्लेयर करना होगा, फिर यूजर से इनपुट लेंगे, तो वो इनपुट के जरिए हमें ना उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। सही। फिर इसके बाद हमें स्वैप करना है कि है ना, अगर लेट्स सपोज के यूजर ने num1 की वैल्यू 5 डाली है और num2 की वैल्यू यूजर ने 6 डाली है, तो होना क्या चाहिए कि मैं जब शो करवाऊँ ना आउटपुट, तो आउटपुट शो करते वक्त num2 के अंदर वैल्यू है ना 6 की जगह 5 आ जाए और 5 की जगह num1 के अंदर वैल्यू 6 आ जाए। तो स्वैपिंग करनी है बेसिकली हमें। तो चलिए देखते हैं इसका कोड किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर मैंने ये किया कि तीन वेरिएबल्स हमने यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर कर दिए, एक num1, एक num2 और एक temp। ये मैंने वैसे एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है, इसका मैं आपको बताऊंगा बाद में मकसद क्या है लेने का। तो सबसे पहले हमने num1 में वैल्यू ले ली यूजर से और num2 में सेकेंड इंटीजर की वैल्यू ले ली यूजर से। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जो हमने टेम्पररी वेरिएबल लिया था टेम्प के नाम से, उसमें हमने सबसे पहले num1 की वैल्यू स्टोर कर दी। जो लेट्स सपोज करता है यहाँ पर यूजर ने एंटर की होगी num1 = 5, तो num1 की यहाँ पर वैल्यू स्टोर होगी। सही है। और यहाँ पर इस स्टेप में लाइन नंबर 16 में मैंने क्या किया, num1 की वैल्यू को अपडेट कर दिया। सही। अपडेट क्या किया, num1 के अंदर num2 की वैल्यू को डाल दिया। अगर num2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यूजर ने लेट्स सपोज यहाँ पर num2 की वैल्यू हो सकता है 6 डाली हो, तो अब num1 के अंदर वैल्यू क्या आ गई होगी, 6 आ गई होगी। सही है। और अब मैंने क्या किया, num2 के अंदर किस वैल्यू को डाला अपडेट करके, जो टेम्प की वैल्यू थी, मतलब जो num1 की पुरानी वैल्यू थी बिफोर अपडेट करे बगैर, जो लाइन नंबर 15 पे मैंने टेम्प के अंदर वैल्यू स्टोर की थी num1 की ओल्ड वैल्यू यानी कि 5, तो वो मैंने num2 के अंदर डाल दी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, स्वैपिंग हो गई। और फिर इसके बाद एंड मैंने ना डिक्लेयर कर दिया, यूजर को डिस्प्ले करवा दिया कि num1 और num2 की वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग क्या होगी। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर डाल देता हूँ मैं, एंटर द फर्स्ट इंटीजर, मतलब के num1 की वैल्यू 5 और num2 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर 6।
सो अब देखिए मुझे पास आउटपुट आ गया, आफ्टर स्वैपिंग द फर्स्ट इंटीजर इज 6, आफ्टर स्वैपिंग द सेकंड इंटीजर इज 5। तो अब चलते हैं थर्ड सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल हमारे पास है, a customer asks FBR to develop a program in C language which can take tax rate and salary of an employee from the user on runtime, then calculate the tax the user has to pay, the salary he she will have after paying the tax। सही है। This information is then provided to the user। So हमें बेसिकली यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले हमें यूजर से है ना दो चीज़ें पूछनी है। क्या पूछना है? एक टैक्स रेट, के टैक्स रेट क्या है। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ की बात करूँ पाकिस्तान की, यहाँ पर एक जनरल टैक्स जो चलता है GST जिसको हम कहते हैं वो 17% है। सो हम ये यूजर से ही पूछ रहे हैं उससे कि टैक्स रेट क्या है आपका, और इसके अलावा इसकी सैलरी क्या है। सही है, ये चीज़ हम यूजर से पूछेंगे। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट हमें करना है इसकी सैलरी आफ्टर पेइंग द टैक्स। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रोग्राम किस तरीके से होगा। हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर कर दिए। एक हमने टैक्स रेट ले लिया जो हम यूजर से पूछेंगे, सैलरी जो हम यूजर से पूछेंगे, टैक्स अमाउंट जो हम कैलकुलेट करेंगे आगे जाके। यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है हमने लिखा हुआ है। और इसके अलावा नेट सैलरी, नेट सैलरी कौन सी सैलरी है बेसिकली, कि जो सैलरी टैक्स देने के बाद जो बची है। अगर लेट्स सपोज करो यूजर की सैलरी 1000 रुपीज़ है और टैक्स है 10%, तो टैक्स देने के बाद कितनी सैलरी बचेगी? 900। तो वो हो जाएगी हमारी नेट सैलरी। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले यूजर से टैक्स रेट पूछ ले, भाई बता दो टैक्स रेट कितना है, और इसके अलावा यूजर से इसकी सैलरी पूछ ली। और सिंपल हमने बेसिक मैच का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर टैक्स अमाउंट कैलकुलेट कर ली कि कितनी अमाउंट टैक्स होगा। सही है, कितना टैक्स यूजर को देना पड़ेगा अपनी सैलरी पे। और फिर इसके बाद हमने नेट सैलरी मालूम कर ली। नेट सैलरी किससे मालूम की? जो सैलरी थी बिफोर टैक्स, और उसको माइनस कर दिया टैक्स अमाउंट जितनी बनी उससे। सही है। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमने नेट सैलरी भी बता दी यूजर को, और टैक्स अमाउंट के इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चला के दिखाया था इस प्रोग्राम को। यहाँ पर लेट्स सपोज करते हैं वही एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी वही लेते हैं कि टैक्स इन परसेंटेज हम लेते हैं 10% हमारे पास, और सैलरी जो यूजर की वो है 1000 रुपीज़। अब यूजर को कितना टैक्स देना पड़ा है इस पे 1000 रुपीज़ सैलरी पे 100 रुपीज़ टैक्स, और 900 रुपीज़ की सैलरी बची आफ्टर गिवन टैक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ फिजिक्स टीचर इज वेरी एक्साइटेड टू शो his students some quick calculation of distance given the initial velocity, time and acceleration। हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। He knows your ability to write an awesome application in C which can provide a pretty representation of the given and found values, provide a precise value up to 4 डेसिमल प्लेसेस। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना कि हमें जो आंसर देना है यानी कि डिस्टेंस जो फाइंड आउट करके देंगे उसमें क्या है? प्रिसाइज वैल्यू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या है कि अगर आंसर आ रहा है हमारे पास 12, तो हमें यहाँ पर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए? 4, यानी कि 0 0 0 0। इस वैल्यू को हम कह सकते हैं ये है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू। यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम पहले से गिवन है, और हमें मालूम है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर जिसने फिजिक्स पढ़ी हुई यहाँ पर तो उसको मालूम होगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू वी आई इंटू टाइम इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। ए क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन, टी टाइम, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी। अब हमने यहाँ पे यही किया कि क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी को डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दिया, एक्सेलरेशन को भी डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दिया, और टाइम को भी डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर मैंने इनके साथ जो डेटा टाइप है वो फ्लोट की जगह डबल ली है। डबल बेसिकली इस्तेमाल होता है फ्लोट, अगर फ्लोट ना इस्तेमाल होता है कुछ डेसिमल्स की वैल्यू के लिए, जस्ट लाइक कि हमारे पास 1.5 है, 2.5 है, 2.75 है। सही है। लेकिन हम डबल इस्तेमाल करते हैं जब हमें मालूम है कि कोई ऐसी फ्लोटिंग वैल्यू है कि जिसके डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट हो सकते हैं, तो हम इसके लिए डबल इस्तेमाल करते हैं। मगर यहाँ पर है नहीं ऐसा, तो आप फ्लोट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। सही है। फिर इसके बाद हमने एक है ना वेरिएबल डिक्लेयर किया डिस्टेंस के नाम से, और डिस्टेंस के अंदर ये फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया पीछे यहाँ पर ये वाला एस इक्वल्स टू वी आई टी, यही एग्जैक्ट फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इनिशियल वेलोसिटी
मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टाइम स्क्वायर था जो इसलिए मैंने 2 बार टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। और फिर इसके बाद मैंने जो रिजल्ट निकला मेरे पास डिस्टेंस का उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर 0.4f। अगर मैं सिंपल 0.4 नहीं लगाता सो ये मेरे पास अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर नहीं आता। सही है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 0.4 लगाया। इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं। सो अब देखिए हमारे पास आंसर क्या था 100.000। देखिए पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस कितने डिजिट है हमारे पास 4। सही है। तो अब चलते नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो अब क्वेश्चन 5 जो हमारे पास है वो फ्लो चार्ट की फॉर्मेट में। तो चलिए समझते हैं फ्लो चार्ट को कि अभी हमें इस फ्लो चार्ट को सी प्रोग्रामिंग के कोड में कन्वर्ट करना है। तो इस फ्लो चार्ट में हमारे पास है क्या कि बेसिकली हमें यूजर से इनपुट लेना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में। सही है। और हमें क्या करना है इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के बाद यूजर को टेम्परेचर डिस्प्ले करवाना है सेल्सियस में। बहुत आसान सा काम है। तो चलिए अब इसका कोड लिखते हैं। सो हमने क्या किया पहले सबसे पहले 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस। फिर इसके बाद यूजर से वैल्यू पूछ ली फ़ारेनहाइट में और फिर इसके बाद जो फॉर्मूला हमें गिवन था उसको यूज़ करते हुए हमने सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया उस टेम्परेचर को और फिर इसके बाद उसको डिस्प्ले करवा दी यूज़र को। सो यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ जस्ट लाइक कि 50। तो 50 फ़ारेनहाइट हमारे पास सेल्सियस में कितना होता है 10.00। जो 0.00 शो हो रहा है वो आपको पता है ये 0.2 लिखा है मैंने इस वजह से शो हो रहा है। अगर मैं इसको चाहूँ कि ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट आए तो मैं यहाँ पर 0.4 भी लिख सकता हूँ। सो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो क्वेश्चन 6 में हमें कहा गया है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग शेप यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। सो एस्केप सीक्वेंस हमारे पास बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पर मैं किसी दो की बात करते हैं कि हमें मालूम है कि अगर मैं \n लिखूँ तो इसका मतलब क्या है कि मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है। सही है। और अगर \t लिखूँ तो ये हम ये किस लिए यूज़ करते हैं ताकि स्पेस देने के लिए। किसी भी दो चीज़ के दरमियान अगर \t लिखूंगा तो इन दो चीज़ों के दरमियान स्पेस आ जाएगा। सही है। तो अब चलते ये पैटर्न ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वाला जो है ना ये प्रिंट एफ है, ये सबसे जो पहले वाला पैटर्न है हमारे पास उसके लिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो इससे मैंने क्या किया है कि एक स्टैटिक लिखा है उसके बाद \n लिखा है। तो होगा क्या \n से कि एक स्टैटिक प्रिंट होगा और फिर वो नेक्स्ट लाइन पे हमारा कैसे चले जाएगा। फिर इसके बाद एक स्टैटिक प्रिंट होगा फिर \t से एक स्पेस आ जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस आ जाएगा कि तकरीबन 3 स्पेस बार जितना स्पेस आ जाएगा। सही है। फिर इसके बाद बैकस्लैश पे मैंने स्टैटिक लिखा फिर \n तो इसके बाद हमारा कैसे एक और नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। फिर इसके बाद हमारा प्रिंट होगा फिर \t फिर \n। चलिए इसको चला के देख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैंने सेकंड प्रिंट जो है वो कमेंट किया हुआ है तो इसको मैं एक बार सेव कर दो फिर चला दो ताकि हमारे पास ये कमेंट हुआ नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला शेप आया हमारे पास प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसा शेप एग्जैक्ट हमारे पास प्रिंट होकर आ गया जिस तरीके से यहाँ पर हमें गिवन है। सही है। अब इसके बाद हम सेकंड शेप भी देख लेते हैं जिसको मैंने कमेंट किया हुआ था। सो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट होकर आएगा। अब यहाँ पर हमारे दो शेप एक साथ आ गए तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले 1 आ गया फिर \n है तो हमारे पास सेकंड लाइन में चल गया। फिर यहाँ पर 1 आया फिर \t है तो 1 और 2 के में आप देख सकते हैं कि कितना गैप है ये \t की वजह से। और फिर इसका \n है तो कैसे नेक्स्ट लाइन में चले गया फिर 1 है फिर 2 3 आ गया फिर \n है 3 की बात तो ये कैसे हमारा नेक्स्ट लाइन में चले गया। सही। इस तरीके से हमने पूरा शेप प्रिंट कर दिया जिस तरीके से हमें दिया हुआ था। सो आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे और ये सारे सवाल मैं एक बार फिर कहता चलूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सिमिलर सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।